तो डियर स्टूडेंट, अगर आपकी अप्लाइड मैथ्स 1 में बैक है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 30 क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, विंटर में ये पूछा गया था। अगर आपने ये 30 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए और समझ लिए तो 100% आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट log 81 बेस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है कि log 81 बेस 3 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए log की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए और एक log की प्रॉपर्टी होती स्टूडेंट कि log a की पावर b इज इक्वल टू, जो पावर होती है आगे आ जाती है तो b इंटू log a हो जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि log a बेस a, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर कुछ, हाँ, तो log 81 को 3 की पावर 3 3 9 3 27 3 81, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा और बेस 3 तो आपका ये है ही। अब 4 जो पावर होती है, हाँ, यहाँ पे जो नंबर होता है उसकी जो पावर होती है आगे आ जाती है ये इस प्रॉपर्टी के अनुसार, तो 4 आगे आ जाएगा इंटू log 3 बेस 3। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब देखिए log 3 बेस 3 1, जब ये दोनों सेम होते हैं 1 तो ये दोनों सेम होते इसकी वैल्यू 1 होगी तो 4 बचेगा केवल, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बच नहीं पाएगा। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 तो स्टूडेंट सिंपल है कि सेम जो अभी मैंने बताया कि यहां लिखा log x बेस x इज इक्वल टू डैश डैश डैश, हाँ, तो क्या होगा log x बेस x इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1 होगा, क्योंकि जब ये दोनों सेम होते हैं, अभी मैंने बताया जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, आंसर खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम है कल परसों में, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट डिटर्मिनेंट के अंदर 2 3 4 5 लिखा हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है भैया कि 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन बीच में रखते हैं, फिर राइट के बॉटम से लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में 2 इंटू 5 करते हैं, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर 4 इंटू 3 करते हैं। ठीक है, 4 इंटू 3 करते हैं, बस सिंपल, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको ऐसा ही करना है। तो 5 दूना 10 होता है, माइनस 4 तियां 12 होता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि -2056 का डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा, कमेंट में बताइए। अगर आपने ये कर लिया तो समझो कि आपकी बैक क्लियर हो जाएगी 100%। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट कि इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये बताना है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या ये अव्युत्पूर्ण अभिव्यक्ति होता है, सत्य या असत्य बताना है। तो स्टूडेंट इसका सीधा सीधा आंसर है FALSC, फॉल्स लिख दीजिए, आपको 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। अब मैं रीजन थोड़ा सा बता देता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, if determinant of equal to 0 then A मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है, देन A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देन A सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ, हिंदी में इसको अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ठीक है, और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन, तब बताओ तब क्या होगा, तब ए मैट्रिक्स क्या होगी, देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस बार आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आए या सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये आपको कंपैरिजन करना है। मान लीजिए अगर ये आ गया आपके क्वेश्चन में कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, बताओ सत्य है या असत्य, फॉल्स है ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ,
अगर इसके साथ ये आए तो ट्रू है, इसके साथ ये आए तो ट्रू है, इसके साथ ये आए तो फॉल्स है, इसके साथ ये आए तो फॉल्स है। तो ये आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, आपके पास ए और बी दे रखा है, ठीक है, ए और बी दे रखा है, आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या है, पिछले बार क्या करा स्टूडेंट ने कि ए प्लस बी निकाला केवल, हाँ, आगे लिखा हुआ है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का परिवर्तन आव्यूह निकालना है। तो पहले तो ए प्लस बी निकालो, उसके बाद उसका परिवर्तन आव्यूह निकालो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, ठीक है। तो ए प्लस बी करो, कैसे करेंगे, ए लिख दीजिए, ए में है 2380 और फिर प्लस कर दीजिए, फिर बी का मैट्रिक्स लिखिए 10 -33, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 का करस्पॉन्डिंग 1 है तो 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 8 और -3 को जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और 0 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका a प्लस बी, लेकिन हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। देयरफॉर a प्लस बी का ट्रांसपोज को हम लिखते हैं, यहाँ पे t लिख देते हैं या डैश लिखते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब ए प्लस बी का डैश, ठीक है, या ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है स्टूडेंट रो को कॉलम में बदलना। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसका रो कॉलम बना दो, रो कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 3 3, तो ये 3 3 ऐसे में हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, 5 3, बस ये था। तो ये सही आंसर है, ये सही आंसर नहीं है, ये सही आंसर है फाइनल, ठीक है। तो इसको इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको दे रखा है x² अपॉन 3x² प्लस 5x, ठीक है, और ये बोला गया है कि इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बताइए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो ये कैसे बता पाएंगे आप, जब आपको पता होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए px अपॉन gx कोई फ्रैक्शन है और इसकी डिग्री अगर 2 है और इसकी डिग्री भी अगर 2 है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर इसकी डिग्री 3 है और इसकी 2 ही है तो भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर नहीं है। और अगर इसकी डिग्री 1 है तब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मतलब कहने का ये है कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होनी चाहिए, तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ऊपर वाले की डिग्री क्या है, यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री कहलाती है उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। इसकी डिग्री है 2 और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है भी 2, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है या x पावर 1 है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो जब दोनों बराबर हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब ऊपर बड़ी पावर नीचे छोटी पावर तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब ऊपर छोटी नीचे बड़ी पावर तो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब ऊपर जो है छोटी पावर हो नीचे से तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि बताइए 2x अपॉन 3x² प्लस 5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे x की पावर 1 है, हाँ, तो ऊपर वाले की डिग्री 1 होगी, नीचे वाले की 2 हो गई, तो जब ऊपर वाले की कम होती है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर मैं कहूं कि भाई बताओ 2x³ अपॉन 3x² प्लस 2, तो ये क्या है, ये जो है इम्प्रॉपर, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर इसकी जगह पे 2 भी रख दें तब भी ये इम्प्रॉपर है, लेकिन अगर इससे कम रखें नीचे वाले से तो ये फिर प्रॉपर हो जाएगा, फिर तब ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट साइन 1140 डिग्री,
1140 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको आता है कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, सीधे लिख देते हैं आप। लेकिन यहाँ पे साइन 30 डिग्री नहीं 1140 डिग्री है, तो 1140 डिग्री का करंट जो है आपको लगाया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इस करंट को कैसे रिजॉल्व करें, तो इसका ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिटेल लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने देखा होगा वो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखा होता तो बैक नहीं आती, अगर आ गई तो चलो कोई बात नहीं। तो इसको जो है हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ तक जाता है, 360 का एक राउंड होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो 360 इंटू 360 इंटू 360 कहाँ पे पहुंचता है, 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 1080 बन रहा है। और हाँ 3 इंटू 360 डिग्री करेंगे तो 1080 बन रहा है, और 1080 में और कितना ऐड करें कि 1140 बन जाए, 60 डिग्री और ऐड कर दो, 60 डिग्री और ऐड कर दो, तो दिस इंटू दिस प्लस 60 इतना होता है। इसको हमने ब्रेक कर दिया 360 प्लस। क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि साइन n इंटू 360, n आगे लगाओ ना लगाओ एक ही चीज, दोनों के लिए एक ही काम करता है, प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, 360 पे 9 चेंज होता है ना, हाँ, तो साइन 360 प्लस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसलिए साइन दिस प्लस 60 साइन 60 होगा, क्या होगा, साइन 60 होगा। और साइन 60 इज इक्वल टू, साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भैया, √3/2 होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं इजीली। अब मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं स्टूडेंट कि आप मुझे ये बताइए कि साइन 1920 डिग्री का मान बताओ क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। ओके, तो हाँ समझ गए। एक एक क्वेश्चन को देखिए समझिए, अगर आपको बैक क्लियर करनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 10a + b, ये 30 क्वेश्चन जो पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट सेम में आपके एग्जाम में आए थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगर आपने ये कर लिए तो इसके 15 आधे भी अगर मिलते जुलते या ये आधे भी आपके एग्जाम में आ गए, जिसकी संभावना बहुत अधिक है, तो आप आराम से पास तो हो ही जाएंगे, है ना। तो केवल पास होना है तो ये वीडियो देख लीजिए, बस इसी में आपका काम हो जाएगा। 10a + b इज इक्वल टू लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, डैश डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक। तो 10a + b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो लिख दो बस। 10a + b होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, 10a × 10b, खत्म, कुछ नहीं करना और, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि cos 180 + थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताया गया है। तो स्टूडेंट इसके लिए तो भैया आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 100। देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपके साइन, ये कॉस की जगह साइन आ जाए, 180 की जगह 360 आ जाए, हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा भी, ठीक है, इसको तो रट लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से कर लें। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री और 270 डिग्री, फिर वापस 360 डिग्री, है ना, ऐसा घूमता नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। STC शतक, हाँ, यहाँ पे साइन और साइन का जो ऑपोजिट होता है कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और टेन के साथ कॉट होता है, कॉट पॉजिटिव होते हैं, और सारे नेगेटिव। कॉस और सेक, हाँ, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज, और यहाँ पे चेंज, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे चेंज, ये थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब देखिए 180 पे नो चेंज, हाँ, मतलब कॉस का कॉस ही आएगा, तो सिंपल सी बात है भैया, जब कॉस का कॉस ही आना है तो यहाँ तो 10 आ गया, सीधे से पहले ही इसमें एक तो होता है कि प्लस माइनस, दो चीजें देखनी पड़ती है, एक प्लस माइनस और एक चेंज या नो चेंज, ठीक है। 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, 180 यहाँ प्लस थीटा यहाँ इसमें पड़ता है, और इसमें जो है कॉस जो है नेगेटिव होता है, tan cot पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आना चाहिए था, ऐसे भी ये गलत है, ठीक है। दूसरा कि चेंज नो चेंज, 180 पे नो चेंज, तो 180 पे कॉस 180 प्लस, देखो
कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि 180 पे नो चेंज, ठीक है, कॉस का कॉस ही आता है। अब प्लस या माइनस, ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, tan कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस आएगा। तो cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ना कि tan थीटा। तो ये गलत, ये सही है, ये गलत है, तो इसलिए आप फॉल्स लिख देंगे, खत्म बात, ठीक है। जैसे मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बताइए मुझे कि tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, बताओ कमेंट में। अगर आपने बता दिया तो समझो कि आपकी बैग क्लियर हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट कि cos इनवर्स ब्रैकेट में √3/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। हाँ, ये बताना है। तो स्टूडेंट cos इनवर्स, हाँ, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है ये। और cos आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स ब्रैकेट में cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। cos इनवर्स से cos हट जाता है, थीटा बचता है। ऐसे हमें क्या करना है, अंदर cos का टर्म में बदलना है। इसको कैसे बदलेंगे, cos इनवर्स तो एज इट इज रखिए, जो √3/2 है उसमें देखिए कि ये cos में किसकी वैल्यू होती है। हाँ, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे लिखो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए हमने cos 30 डिग्री लिखा। और इस फॉर्मूले के हिसाब से cos इनवर्स से cos हट जाता है, तो क्या बचेगा, 30 डिग्री। आंसर खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल, तो फटाफट करते हैं जरा। अच्छा चलो, मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं। बताइए मुझे कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, डैश डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला स्टूडेंट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, ये याद रख लेना आंसर। वैसे इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि दिस इक्वल टू दिस, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 कैसे होता है, ये प्रूव भी किया जा सकता है। डिटेल लेक्चर में प्रूव भी कर रखा है, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 तब होगा जब इस दो एंगल सेम होंगे। हाँ, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे है x और x है, y है तो y होगी, 2 है तो 2 होगी, तो तब जाके π/2 होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्रैश कोर्स है। हाँ, थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं आपके, क्योंकि आपका एग्जाम कल परसों में ही है, तो इसलिए आपको हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए जाए। तो इन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x राइट द रेंज ऑफ, हाँ, तो cos x का रेंज बताना है, ग्राफ जो होता है ना। देखिए सिंपल सी बात है स्टूडेंट, क्या होता है कि जो cos x का ग्राफ होता है ना, वो ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यहाँ से चलता है 0 के ऊपर ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि cos x जो है ऊपर जो है 1 तक जाता है बस, और नीचे जो है ये -1 तक जाता है, ठीक है। तो जो x एक्सिस पे ऐसे में है इसको तो बोलते हैं डोमेन, और जो y एक्सिस पे ऊपर नीचे जहां तक जा रहा है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो इसकी रेंज हो गई -1 से 1, ना तो ये 1 से ऊपर जाता है ना -1 से नीचे जाता है, इसके बीच रहता है। वैसे ही साइन का है, लेकिन tan और कॉट का नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जाते हैं नीचे ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि cos की अगर रेंज बतानी है तो -1 से 1 लिख देना है, क्लोज इंटरवल, इतना। अगर -1 से 1 क्लोज इंटरवल लगा दिया आपने तो इसका मतलब आपका ये आंसर सही है और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका रेंज बताना, परास हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि आपको बोला गया है कि जो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2 sin a sin b होता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, पहले तो sin 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो तभी आप बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सही है या गलत है। तो स्टूडेंट 2 sin a sin b इज इक्वल टू होता है cos
a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है दिस इक्वल टू। अब देख लीजिए आप क्वेश्चन में कि क्या ये बिल्कुल ऐसा है, नहीं है, वहां तो पहले प्लस है और बीच में भी प्लस है, तो इसका मतलब वो गलत है। तो आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 13 के आगे फॉल्स, ठीक है। ये तो सही है लेकिन उसके आगे फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट कि द लाइन आर परपेंडिकुलर इफ देयर स्लोप आर इक्वल। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है और इनका स्लोप m1, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसमें कहा गया है कि उनका जो स्लोप होता है m1 इज इक्वल टू m2, दोनों का स्लोप बराबर होता है, जबकि ये गलत है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तब उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होता है -1 के इक्वल होता है परपेंडिकुलर की कंडीशन में, और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तब उनका स्लोप इक्वल होता है। परपेंडिकुलर की केस में ये होता है और पैरेलल की केस में m1 इक्वल टू m2 होता है। तो यहाँ उल्टा दे रखा है कि अगर परपेंडिकुलर है तो इक्वल होगा, परपेंडिकुलर इसके साथ अगर ये दे रखा है तो फॉल्स, इसके साथ अगर ये दे रखा है तो फॉल्स, इसके साथ ये दे रखा है तो ट्रू, इसके साथ ये दे रखा है तो ट्रू। मतलब पैरेलल में इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर में m1 m2 इक्वल टू -1 होती है। आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है कि एक लाइन दे रखी है, वो है 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और बोला गया है कि इस लाइन का स्लोप बताओ जी। स्लोप, हाँ, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट जब भी कोई इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म में, मान लीजिए ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में जब होती है तो इसका जब स्लोप निकालते हैं तो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू के माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट मतलब x के आगे क्या है 3 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसके आगे क्या है +2 है, तो मतलब 2 लिख दो, बस -3/2 आपका आंसर हो जाएगा। स्लोप ही हो गया, खत्म। अब मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बताइए -2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का स्लोप बताइए। अगर आपने ये बता दिया तो समझो कि बैक क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट, राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोई स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है कोई p जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है यहाँ पे लाइन पे, और ये यहाँ मान लीजिए इस लाइन पे m पे मिलती है, तो p से m तक की डिस्टेंस बतानी है। पॉइंट दे रखा है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, P से M तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर, हाँ, तो PM ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसमें सिंपल है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रख लेना कि PM इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, जो भी ये इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन, इसके राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट साइड की इक्वेशन एज इट इज यहां लिख दो, लेकिन ध्यान रखना जो वेरिएबल है x और y उसकी जगह ये पॉइंट लिखने जो यहाँ पे होंगे। यहाँ पे x1 y 1 2 है तो 1 2 लिखेंगे, यहाँ पे x1 y तो x1 y लिख देंगे, ठीक है। ax1 प्लस by1, y की जगह y1, x की जगह x1, ठीक है, प्लस c, और इसको मॉड के अंदर बंद कर देंगे, और अपॉन में अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे मान लीजिए x1 y1 की जगह 1, 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह 1 और y की जगह पे 2 लिख देंगे, बस, और सब सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई बताइए कि ये कोई लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक कोई पॉइंट है 1, 2, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या होगी। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, x और y की जगह 1, 2 और वो लेफ्ट साइड पूरा मॉड के अंदर अपॉन में x कोफिशिएंट का स्क्वायर y कोफिशिएंट का स्क्वायर, जरा करिए।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ, कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट क्या होता है अंतःखंड रूप? क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अंतःखंड रूप होता है कोई एक लाइन है एल लाइन, और ये एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे कट कर रही है, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे कट कर रही है। अगर ओरिजिन से ए तक की डिस्टेंस ए है और ओरिजिन से बी तक की डिस्टेंस बी है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। ओके, जिसमें ए एक्स के नीचे x अंतःखंड, x इंटरसेप्ट, और y के नीचे y इंटरसेप्ट। इसको बोलते हैं ओरिजिन से लेकर जहां पे लाइन कट करी उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके। अगर मैं होमवर्क के लिए बोलूं आपको कि भाई इसको करिए, ये कोई लाइन है और ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 3 है, तो बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से और क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और हैं, अगर मुझे समय मिलेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट भी हो रही है, एग्जाम भी चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा जल्दी कॉलेज जाना है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।